हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्केड वे में। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था चौहान वंश का। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था चौहान वंश का सांबर के इतिहास के बारे में। अब पढ़ेंगे चौहान वंश की अजमेर शाखा के बारे में। ठीक है, अगर आपने हमारे पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, चौहान वंश की हमने पिछली पढ़ी थी सांबर शाखा या शाकंभरी शाखा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अजमेर शाखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना कब से हुई और इसके बारे में डिटेल समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अजमेर चौहान वंश रहा था 1113 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1113 ईस्वी में अजमेर शाखा की स्थापना होती। किसने की थी? अजयराज प्रताप ने। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? अजयराज ने अजमेर शाखा की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी सांबर से हटाकर किसको बनाया था? राजधानी किसको बनाया था? अजमेर। यहाँ से भी सवाल बनता है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि अजमेर को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? चौहान वंश ने, अजयराज ने। ठीक है दोस्तों, अजयराज ने सांबर से सर्वप्रथम अजमेर को चौहान वंश की राजधानी बनाया था। ठीक है, अजयराज किसका पुत्र था? पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय नहीं है, ये पृथ्वीराज फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया? अजयराज ने अवंती नरेश, क्या नाम था? नरवर्मा को हराया। ठीक है दोस्तों, युद्ध में नरवर्मा को पराजित कर देता है और परमार सेनापति। ठीक है दोस्तों, परमार सेनापति कौन था? दंडनायक, उसका नाम था दंडनायक। उसको क्या करता है? ये ऊंट से बांध देता है। ठीक है दोस्तों, ऊंट से बांध देता है। अजयराज ने क्या किया? अवंती नरेश नरवर्मा को हरा देता है, इससे इसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। और इसने परमार के सेनापति था दंडनायक, उसका नाम था, उसको ऊंट से बांध देता है, लेकिन उसको मारा नहीं। ठीक है, तो इतनी प्रसिद्धि करने के बाद इसने क्या किया? 1113 ईस्वी में अपनी राजधानी को हस्तांतरण कर दिया। कहाँ से? सांबर शाखा या शाकंभरी शाखा से अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और एक चीज इसकी बात थी अजयराज की, जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। अजयराज, ठीक है, अजयराज की एक उपलब्धि है, सर्वप्रथम मुद्रा चलाया। राजस्थान की सर्वप्रथम मुद्रा नहीं, चौहानों की सर्वप्रथम अलग से मुद्रा किसने चलाई थी? अजयराज ने। ठीक है दोस्तों, यानी कि चौहानों की सर्वप्रथम मुद्रा यानी खुद की अपनी मुद्रा किसने चलाई थी? अजयराज ने। दूसरी उपलब्धि है चौहान वंश की साम्राज्य विस्तार। ठीक है दोस्तों, यानी कि अजमेर जब से राजधानी स्थानांतरित की थी तब से ही चौहान वंशों को बहुत ज़्यादा उपलब्धि मिली और इसने साम्राज्य विस्तार, सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार, सर्वप्रथम साम्राज्य विस्तार किसने किया? सर्वप्रथम साम्राज्य विस्तार किसने किया? अजयराज ने। क्योंकि उससे पहले के जितने भी चौहान वंश थे उन्होंने शाकंभरी में राज किया था और इतना कुछ खास उनका उपलब्धि नहीं थी। ठीक है, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अजमेर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अजमेर दुर्ग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अजमेर दुर्ग किससे संबंधित है? अजयराज से। हम पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे अजयराज चौहान। तो अजमेर दुर्ग किससे संबंधित है? अजयराज से। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, अजमेर दुर्ग किससे संबंधित है? आपको पता है
1113 में अजमेर नगर की स्थापना की थी 1113 में, और उसी टाइम पे अजमेर दुर्ग का निर्माण स्टार्ट कर दिया था किसने? अजयराज ने। तो अजमेर दुर्ग की स्थापना कब हुई थी? 1113 ईस्वी में। अब बात आती है अजमेर दुर्ग से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अजमेर दुर्ग से अजयराज के काल में सबसे ज़्यादा अजमेर दुर्ग से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं अजमेर दुर्ग से, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अजमेर दुर्ग की स्थापना। ठीक है, अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने। और कब की थी? 1113 ईस्वी में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब बताते हैं इसके उपनाम। ठीक है दोस्तों, उपनाम 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 की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है गढ़पिटली दुर्ग। ठीक है, ये एग्जामों में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है अजमेर दुर्ग के बारे में। गढ़पिटली दुर्ग, गढ़पिटली दुर्ग, इसको ऐसे याद करो कि गढ़पिटली जो पहाड़ी है ना, जो इसकी पहाड़ी है अजमेर दुर्ग की, पहाड़ी का नाम है क्या है? गढ़पिटली। क्या दोस्तों? गढ़पिटली। इस पहाड़ी का क्या नाम है दोस्तों? गढ़पिटली। इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया है? गढ़पिटली दुर्ग। ठीक है दोस्तों, सर्व अधिकतर उपनाम यही प्रचलित है इसका, गढ़पिटली दुर्ग। किसका? अजमेर दुर्ग का। दूसरी बात आती है तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, राजस्थान में 2 दुर्ग है तारागढ़ के नाम से। सर्वप्रथम तारागढ़ दुर्ग की बात आती है, वो है अजमेर दुर्ग। ये तो पहला हो गया गढ़पिटली। दूसरा कौन सा है? तारागढ़। तारागढ़, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तारागढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है? तो तारागढ़ 2 दुर्ग हैं, एक तो है अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर दुर्ग को क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे आने वाले इतिहास में। ठीक है, कि अजमेर दुर्ग का तारागढ़ बाद में पड़ा था। कब पड़ा था? राणा सांगा का भाई था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, ये कौन था? सॉरी, राणा, क्योंकि संग्राम सिंह राणा साका कहते हैं पृथ्वीराज राणा। ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है, पृथ्वीराज राणा की पत्नी, यानी कि संग्राम सिंह का भाई था पृथ्वीराज राणा, उसकी पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई, उसके नाम पे इसने इसका नाम क्या रख दिया? अजमेर दुर्ग। ठीक है, उसके नाम पे क्या रख दिया? अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग। किसके नाम पे? पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के नाम पर। किसने रख दिया? पृथ्वीराज राणा ने। ठीक है, तो एक नाम इसका ये हो गया तारागढ़ दुर्ग। दूसरा है बूंदी में। तारागढ़ दूसरा कहाँ पे है? बूंदी में। कहाँ पे दोस्तों? बूंदी में। राजस्थान में 2 ही तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग हैं। पहला है गढ़पिटली दुर्ग अजमेर दुर्ग, और दूसरा है बूंदी के दुर्ग को क्या कहा जाता है? उसको भी तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। एक इसमें है रूठी रानी का महल। देखो, रूठी रानी का महल भी इसी में स्थित है। किसमें? अजमेर दुर्ग में है रूठी रानी का महल। रूठी रानी, रूठी रानी, रूठी रानी कौन थी पता आपको? रूठी रानी है राव मालदेव की पत्नी। राव मालदेव की पत्नी। ठीक है दोस्तों, इसको रूठी रानी क्यों कहा जाता है कि एक किंवदंती है या एक कथा है कि मालदेव की शादी के पहली रात से ही ये जो रानी थी इसकी ये रूठ गई थी, इसलिए इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और इसने मालदेव से अलग रह के कहाँ पे अपना निवास स्थान बनाया था? अजमेर दुर्ग को। इसलिए इसमें जो इसका अलग से महल है रूठी रानी का, उसका नाम दिया गया रूठी रानी महल। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है रूठी रानी का महल कहाँ पे है? तो अजमेर दुर्ग के अंदर रूठी रानी का महल स्थित है। ठीक है, अब इसको थोड़ा साफ कर देता हूं मैं। अब बात आती है राजस्थान का जिब्राल्टर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? अजमेर दुर्ग को। किसने कहा? विशप हेबर ने। विशप हेबर। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन नहीं बनता कि राजस्थान का जिब्राल्टर वो पूर्व का जिब्राल्टर है, तो आप आराम से आसानी से समझ जाओगे राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? अजमेर दुर्ग को। लेकिन ये पदवी किसने दी, यानी कि ये जो इसका पदनाम है अजमेर दुर्ग का, ये किसने कहा था इसको? विशप हेबर ने इसका उपनाम दिया गया है अजमेर दुर्ग को
राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर। ठीक है। राजपूताने की कुंजी, कुंजी मतलब चाबी, कुंजी, कुंजी मतलब या चाबी, आप समझ सकते हो इसके नाम से क्या मतलब निकल रहा है। राजपूताने की कुंजी यानी कि पूरे राजपूतों पे शासन करने के लिए सबसे पहले अजमेर दुर्ग को जीतना जरूरी था। यानी कि जब तक अजमेर दुर्ग को नहीं जीता जाएगा, जब तक पूरे राजपूताना को जीतना संभव नहीं था। ठीक है। इसी के अनुसार इसको कहा गया है राजपूताने की कुंजी। राजपूताने की कुंजी किसे कहा गया है? अजमेर दुर्ग को। ठीक है दोस्तों, इसका कारण यह है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजस्थान का दुर्ग है अजमेर दुर्ग, और ये सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन बनता है इसको स्थानीय आक्रमण। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है राजस्थान के, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। ठीक है दोस्तों, स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक स्थानीय यानी कि भारत के सर्वाधिक आक्रमण कौन से दुर्ग पे हुए थे राजस्थान में? वो था अजमेर दुर्ग। और विदेशी आक्रमण एक और क्वेश्चन बनता है राजस्थान का, वह कौन सा दुर्ग है जिसमें सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं? वो है बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इस पे हुए हैं, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पे। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किसके ऊपर हुए हैं? वो है राजस्थान का अजमेर दुर्ग, और इसीलिए इसको राजपूताने की कुंजी कहा गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन और भी इसमें बनते हैं कि अजमेर दुर्ग में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं। ठीक है, या प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो हम पहले बात करते हैं घोड़े की मजार। घोड़े की मजार, मीरान शाह की दरगाह, वो पृथ्वीराज स्मारक। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे मान लो घोड़े की मजार कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मीरान शाह की दरगाह कहाँ पे, पृथ्वीराज स्मारक कहाँ है, तो ये तीनों हैं वो कहाँ पे है? अजमेर दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, अजमेर दुर्ग में है ये तीनों चीज़, अजमेर दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, अजमेर दुर्ग में कौन कौन से प्रसिद्ध स्मारक हैं? घोड़े की मजार, मीरान शाह की दरगाह और पृथ्वीराज स्मारक। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है घूंघट, पगड़ी, बांद्रा व इमली। जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में घूंघट, पगड़ी, बांद्रा, इमली, या बांद्रा इमली, या पगड़ी घूंघट, जो भी 2 आ जाए या 4 आ जाए, वो क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा कि घूंघट, पगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है। आप ऑप्शन दे देंगे इसमें, जैसे इमली एक खाने की वस्तु है, बांद्रा है बंदर है, और पगड़ी एक राजस्थान की पगड़ी है, वेशभूषा। ठीक है, तो आपके सारे आंसर गलत हो जाएंगे। ये है अजमेर दुर्ग के 4 बुर्ज, ये बुर्जों के नाम है। क्या दोस्तों, ये किसके नाम है? बुर्जों के नाम है, बुर्जों के नाम। ठीक है दोस्तों, इसको आप ढंग से नोट कर लेना। अजमेर दुर्ग के बुर्जों के नाम है घूंघट, पगड़ी, बांद्रा व इमली। ठीक है। अब बात आते हैं चौहान साम्राज्य की विस्तार प्रारंभ। ये तो आपने पहले ही बता दिया इसके बारे में। चौहान साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कहाँ से होता है? अजयराज के टाइम से। अजयराज ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? अजमेर को। ठीक है, अजमेर दुर्ग की स्थापना की। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं अजयराज से। अजयराज से अजमेर दुर्ग की स्थापना कर दी, तो अजमेर दुर्ग से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अजयराज कौन था? पृथ्वीराज के, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये तृतीयता में से ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान जो गौरी से युद्ध किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसके कौन थे? परदादा, परदादा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल आपको याद करना है इतिहास में। क्रमवाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के परदादा कौन थे? अजयराज। अजयराज के पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल साफ कर देते हैं ताकि आगे आपको समझाया जा सके। अब अजमेर दुर्ग में अजमेर राजधानी में दूसरे शासक हुए, दूसरे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुए अर्णोराज या अन्नाजी। ठीक है, यानी कि अजयराज, अजयराज, अजयराज,
1113 से 1133 तक शासन किया अजयराज ने। उसके बाद में नंबर आता है किसका, अजयराज के पुत्र अर्णोराज या अन्नाजी, इसका नाम है अर्णोराज या आनाजी, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही नाम एग्जाम में आपको लिया जा सकता है। ठीक है, इनका शासनकाल क्या था, 1133 से 1155। ठीक है दोस्तों, 1155। देखो यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, अर्णोराज का शासनकाल कितना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है, अर्णोराज कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय के दादा, पृथ्वीराज तृतीय के दादा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कौन थे, दादा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे, दादा, कौन, अर्णोराज या अन्नाजी। उपाधि, देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, उपाधि, दो उपाधि अर्णोराज की ज्ञात हुई है लिखित दस्तावेजों में। एक तो महाराजाधिराज व परमेश्वर, ठीक है दोस्तों, परमेश्वर, ये दोनों उपाधियां। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं, दोनों उपाधियां किसमें लिखी पाई गई है, वो है, आपको बता देता हूं, रेवासा शिलालेख। ठीक है दोस्तों, रेवासा शिलालेख में किसकी, अर्णोराज या अन्नाजी की दो उपाधियां लिखी गई है या लिखी हुई मिली है रेवासा शिलालेख में। रेवासा कहाँ पे, सिक्कर में। ठीक है दोस्तों, सॉरी, रेवासा कहाँ पे दोस्तों, सिक्कर, रेवासा कहाँ पे, सिक्कर में। उसमें अन्नाजी या अर्णोराज की दो उपाधियां लिखी हुई मिली गई है, वो कौन सी है, महाराजाधिराज, वो परमेश्वर। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि परमेश्वर और महाराजाधिराज दो उपाधियां थी अर्णोराज की, किसके अनुसार, यानी कि रेवासा सिक्कर शिलालेख के अनुसार। उसमें बहुत सारे आपको शिलालेख का नाम दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको रेवासा याद रखना है इसमें। ठीक है, अब बात आती है पुष्कर का वराह मंदिर। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पुष्कर का वराह मंदिर, पुष्कर का वराह मंदिर, ये बहुत प्रसिद्ध है, पुष्कर का वराह मंदिर, पुष्कर का वराह मंदिर, पुष्कर का वराह मंदिर। ठीक है, पुष्कर कहाँ पे है, अजमेर में, का वराह मंदिर, वराह मंदिर। एक तो पुष्कर का वराह मंदिर किसने बनवाया था, अर्णोराज या अन्नाजी ने। सबसे मोस्ट इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दूं, इसमें मंदिर में मूर्ति है किसकी, मूर्ति है विष्णु भगवान की। ठीक है दोस्तों, विष्णु भगवान की। ठीक है, विष्णु भगवान की मूर्ति है किसमें, वराह मंदिर, कहाँ पे, पुष्कर में। इस मूर्ति को विष्णु भगवान की मूर्ति है। यहाँ क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ये इतिहास में है कि इस मूर्ति को औरंगजेब ने पानी में फिकवा दिया था। ठीक है दोस्तों, पानी में फिकवा दिया था, किसने, औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, वराह मंदिर पुष्कर में, उसका निर्माण किसने किया था, अर्णोराज ने। इसमें मूर्ति किसकी है, भगवान विष्णु की। और इस मूर्ति को औरंगजेब ने पानी में भिगवा दिया था, कब, जब औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था। ठीक है दोस्तों, मंदिर तोड़ो अभियान, यानी कि उसने सारे हिंदुओं के मंदिर पूरे भारत से हटाने का एक अभियान चलाया था, किसने, औरंगजेब ने। अब आता थी दूसरा मंदिर बनवाया था अर्णोराज ने, शिव मंदिर, शिव मंदिर अजमेर। ठीक है दोस्तों, अजमेर, शिव मंदिर अजमेर, शिव मंदिर कहाँ पे बनवाया था, अजमेर में। एक शिव मंदिर अजमेर में बनाया था अर्णोराज ने। ठीक है, अब इसके दरबार में दो विद्वान थे, देवबोध व धर्मघोष। ठीक है, राज दरबारी विद्वान। ठीक है दोस्तों,
राज दरबारी विद्वान कौन कौन से? एक तो देवबोध और दूसरे कौन था? धर्मघोष। ठीक है दोस्तों, दो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि देवबोध व धर्मघोष किसके दरबारी कवि थे, ठीक है, किसके दरबार के विद्वान थे? तो अर्णोराज अन्ना जी के। ठीक है, अब इसमें एक इतिहास होता है, वो आपको बता देता हूँ। एक इतिहास रचा गया उस टाइम पे अन्ना जी के उत्तरी पश्चिम में, नहीं दक्षिणी पश्चिम में, सॉरी, अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में, अजमेर या चौहानों के दक्षिणी पश्चिम में। किधर दोस्तों? दक्षिणी पश्चिम इधर आता है, दक्षिण पश्चिम में, यानी कि आप इसको सीधा सीधा लगा सकते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्थल है? गुजरात। वहाँ पे किसके शासक था? चालुक्यों का, ठीक है दोस्तों, चालुक्यों का शासन था। तो अर्णवराज के समय दो शक्तिशाली शासक थे। पहला कौन था? पहला था दोस्तों सिद्धराज, ठीक है दोस्तों, सिद्धराज। और दूसरा था कुमारपाल, ठीक है दोस्तों। अर्णोराज के समय अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में या राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में या यूँ कहें गुजरात जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में है, गुजरात में चालुक्यों का शासन था उस टाइम पे। चालुक्यों में भी दो सबसे सर्वशक्तिशाली चालुक्यों में दो राजा थे उस टाइम पे, अन्ना के टाइम पे, वो थे सिद्धराज और कुमारपाल। ठीक है, अब पहली लड़ाई होती है अन्ना जी, ठीक है दोस्तों। अन्ना जी की पहली लड़ाई किससे होती है? सिद्धराज से पहला आक्रमण करते हैं अन्ना जी या अर्णोराज। किसके ऊपर? सिद्धराज के ऊपर। इसमें कौन पराजित होता है? सिद्धराज पराजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन पराजित होता है? सिद्धराज पराजित होता है। तो इसने क्या किया? अपनी एक लड़की की शादी, जिसका नाम था कांचन देवी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ध्यान से नोट करना है इस चीज़ को। सिद्धराज युद्ध में हार जाता है अर्णोराज से और अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किससे कर देता है? कांचन देवी का विवाह किससे कर देता है? अर्णोराज से। ठीक है दोस्तों, अर्णोराज से विवाह कर देता है कांचन देवी का। ठीक है, तो ये युद्ध शांत हो जाता है। फिर दोबारा क्या होता है? चालुक्यों ने इसका बदला लेने के लिए, क्योंकि अर्णोराज ने तो उसको पराजित करके उसकी लड़की से शादी कर ली। अब दूसरा युद्ध होता है कुमारपाल से, जो वो भी बहुत शक्तिशाली शासक था, कुमारपाल। अब कुमारपाल आक्रमण करता है किसके ऊपर? अर्णोराज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, कांचन देवी की शादी हो गई। अब कुमारपाल आक्रमण करता है अर्णोराज के ऊपर। ठीक है, ये भयंकर युद्ध होता है, इसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं और इसमें किसकी पराजय होती है? अर्णोराज की। ये पराजित हो जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, पराजित। तो इन्होंने भी बदला लिया। इन्होंने क्या किया? अन्ना जी की, अर्णोराज की जो लड़की थी उसका नाम था जलना कुमारी या जलना देवी। उसकी शादी किससे करते हैं? जलना देवी या कुमारी। उसकी शादी किससे करते हैं? कुमारपाल से। देखो, पहले अर्णोराज सिद्धराज को हरा देता है, उसकी लड़की से शादी कर लेता है। उसका बदला लेने के लिए कुमारपाल ने आक्रमण किया अर्णोराज के ऊपर। अर्णोराज युद्ध में हार जाता है। कुमारपाल ने उसकी लड़की, अर्णोराज की लड़की जलना देवी उसका नाम था, उससे शादी कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों युद्ध शांत हो जाते हैं। अब एक चीज़ और होती है अर्णोराज के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और होती है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अन्ना सागर झील, मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन कहाँ से बनता है? अन्ना सागर झील। ठीक है दोस्तों, अन्ना सागर झील से क्वेश्चन कहाँ से बनता है? इसकी बात बताऊँ, इसका निर्माण हुआ था 1133 से 1137 के बीच में। इसका कोई खास उल्लेख नहीं है। बिजोलिया शिलालेख में तो इसका उल्लेख किया गया 1133 से लेकर 1137 के बीच में। पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख किया गया है 1133 से 1135 के बीच में। ठीक है, 1137 किसमें? रासो में किया गया है। और बिजोलिया अभिलेख में इसका उल्लेख है 1133
1133 से 1135। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों सन लगभग 1133 या 1137 के बीच में ही अन्ना सागर झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, अन्ना सागर झील का निर्माण क्यों कराया गया था? ठीक है, इसका एक सीधा सा बताता हूँ आपको। अन्ना सागर झील एक तुर्क सरदार या इसको यमीनी सरदार, यमीनी सुल्तान ने आक्रमण किया किसके ऊपर? अर्णोराज के ऊपर, अजमेर के ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम पे अर्णोराज ने बहुत ज़्यादा नरसंहार करवा दिया था। किनका? जो बाहरी आक्रांता था, मुस्लिम आक्रमणकारी था यमनी सुल्तान, उसको पराजित किया और काफ़ी सारे सैनिक मारे गए और नरसंहार कर दिया। नरसंहार यानी कि सभी मुसलमानों का नरसंहार कर दिया इन्होंने। किसने? अर्णोराज ने। तो यहाँ पे काफ़ी लोग, इस जो अन्ना सागर झील है यहाँ पे काफ़ी लाशें बिखरी पड़ी थी, है ना, हज़ारों की तादाद में लाशें बिखरी पड़ी। तो इनको क्या किया? लाशों को जला दिया। ठीक है दोस्तों, लाशों को जला देते हैं कौन? अर्णोराज। उसके बाद में भी ये धरती को शुद्ध करने के लिए यहाँ पे एक झील का निर्माण किया गया था। ये एक कहावत है कि वहाँ पे जो बाहरी आक्रमणकारी था यमनी सुल्तान, उसके साथ युद्ध हुआ, उसमें काफ़ी सारे सैनिक मारे गए मुस्लिम आक्रमणकारी, और उसी की लाशों को जला दिया गया और उसी की धरती को शुद्ध करने के लिए अर्णोराज ने एक झील का निर्माण किया, उसका नाम अन्ना सागर झील था। इसमें शुरू में एक इंदू नदी का पानी लाया गया था। इसमें इंदू नदी का पानी लाया गया था। ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। शुरुआत में अन्ना सागर झील में इंदू नदी का पानी लाया गया, इसमें पानी लाया गया। ठीक है दोस्तों, पानी लाया गया। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में अन्ना सागर झील में दो नदियां आती है। एक तो लूणी नदी। ठीक है, वर्तमान में इसमें कौन सी नदी आती है? लूणी नदी व चंद्रा नदी। ठीक है दोस्तों, दो नदियां आती है इसमें, लूणी व चंद्रा नदी। वर्तमान में अन्ना सागर झील में दो नदियां गिरती है, लूणी व चंद्रा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, अन्ना सागर झील से कहाँ से बनते हैं? शाही बाग या दौलत बाग कहाँ पे स्थित है? अन्ना सागर झील की पहाड़ पर। ठीक है, अन्ना सागर झील की पहाड़ पर क्या बने हुए हैं? शाही बाग या दौलत बाग। शाही बाग या दौलत बाग। ठीक है दोस्तों, शाही बाग या दौलत बाग। इसको शाही बाग भी कहते हैं, दौलत बाग भी कहते हैं। इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान या सुभाष गार्डन। ठीक है, तीनों के नाम अलग अलग हैं। जैसे शाही बाग, दौलत बाग उसके बनाने के टाइम पे नाम था और वर्तमान में उसका नाम है सुभाष उद्यान। किसने बनवाया था इसको, शाही बाग और दौलत बाग को? अन्ना सागर झील पे जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने बनवाया। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने बनवाया था दौलत बाग व शाही बाग। एक और इससे अन्ना सागर झील से क्वेश्चन आता है, अस्मत बेगम कौन थी दोस्तों? जहांगीर की सास, यानी कि इसकी पत्नी कौन थी? नूरजहां। इसकी माँ थी ये अस्मत बेगम, नूरजहां की माँ। ठीक है दोस्तों, नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम या जहांगीर की सास। ठीक है, इसने क्या किया था? यहाँ पे सर्वप्रथम, हिंदुस्तान में सर्वप्रथम इत्र की खोज की थी। इत्र की खोज। ठीक है दोस्तों, ये भारत के इतिहास का क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम इत्र की खोज जहांगीर की सास या नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने सर्वप्रथम इत्र की खोज कहाँ की थी? अन्ना सागर झील के किनारे। ठीक है, अब बात आती है दो रानियाँ। ठीक है, इसकी रानियाँ थी किसकी? अर्णोराज की दो रानियाँ थी। एक तो हमने पढ़ा था कौन? कांचन देवी।
कांचन देवी, जो चालुक्यों की पुत्री थी, सिद्धराज की। ठीक है दोस्तों, सिद्धराज की, सिद्धराज की पुत्री थी। इसके एक लड़का था, इसके एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? सोमेश्वर। सोमेश्वर कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। और दूसरी रानी थी इनके, दूसरी रानी थी दोस्तों सुद्धवा देवी। ठीक है दोस्तों, सुद्धवा देवी कौन थी? योद्धेय राजकुमारी। योद्धेय प्रदेश किसे कहते हैं? गंगानगर प्रदेश को योद्धेय राजकुमारी। ठीक है, योद्धेय राजकुमारी थी सुद्धवा देवी। यानी कि अणोराज के दो रानियां थी। पहली थी कांचन देवी, जो चालुक्य शासक सिद्धराज की पुत्री थी। दूसरी थी योद्धेय राजकुमारी सुद्धवा देवी। इसके 3 पुत्र थे। पहला था जगदेव, दूसरा था विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, और तीसरा था देवदत्त। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, तो 4 पुत्र थे विग्रहराज चतुर्थ के। एक तो कांचन देवी के पहला पुत्र था सोमेश्वर, और दूसरा सुद्धवा देवी के 3 पुत्र जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ और देवदत्त। ठीक है, इसमें जगदेव सबसे बड़ा था। ठीक है दोस्तों, जगदेव सबसे बड़ा पुत्र था, यानी कि कनिष्ठ पुत्र था, वो ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ पुत्र ने क्या किया? जगदेव ने किसकी हत्या कर दी? अपने पिता अर्णोराज की। ठीक है, जगदेव ने किसकी हत्या कर दी? अपने पिता अर्णोराज की। ठीक है, यानी कि जगदेव चौहान वंश का क्या कहलाया? पितृहंता वंश। यानी कि जगदेव किसकी हत्या करता है? अपने पिता की हत्या। पिता कौन था? अर्णोराज। ठीक है दोस्तों, पिता की हत्या कर देता है जगदेव, किसके लालच में? अपनी राजगद्दी के लालच में। तो इसको क्या कहा गया है? चौहानों का पितृहंता। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि चौहानों का पितृहंता कौन है? तो जगदेव। किसकी हत्या की थी इसने? अपने पिता अर्णोराज की। ठीक है, अब चौहानों का पितृहंता, तो इसके समथिंग 2 और क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जैसे मेवाड़ का पितृहंता, मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? उद्दा। किसकी हत्या की थी इसने? कुंभा की। किसकी हत्या की थी दोस्तों? महाराणा कुंभा की हत्या की थी उद्दा ने। इसको मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है दोस्तों? राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा भारतीय इतिहास में, हर्यक वंश, मगध का था हर्यक वंश। इसको क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? सभी के, इसमें जितने वंश हुए, अपने बाप की हत्या अपने बेटों ने की थी इस वंश में। किसमें? हर्यक वंश में। इसलिए इसको हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता वंश राव मालदेव को कहा जाता है, और मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? उद्दा को कहा जाता है, जिसने कुंभा की हत्या की थी अपने पिता की। और चौहान को पितृहंता कौन है? जगदेव, जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की। ठीक है, अब इसने हत्या कर दी अपने पिता की, अर्णोराज की। तो जगदेव व विग्रहराज चतुर्थ, 4 नंबर का था विग्रहराज चतुर्थ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, या चतुर्थ भी लिख सकते हो। विग्रहराज चतुर्थ के मध्य युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों के मध्य युद्ध होता है, और इसमें इसकी पराजय होती है जगदेव की पराजय। यानी कि
गद्दी के लालच में जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी और सरदारों ने किसका पक्ष लिया, विग्रहराज चतुर्थ का, क्योंकि हत्यारे को कौन राजा बनाने की सोचेगा, इस बात की आप अनुमान लगा सकते हो। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ और जगदेव के मध्य युद्ध हुआ, उसमें जगदेव हार गया और मारा गया, ठीक है, मारा गया। अगला जो शासक बना अजमेर के चौहान वंश का, वो बना विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ चौथे नंबर का था। इससे पहले चौहान वंश में 3 विग्रहराज हो चुके, इसलिए इसका नाम चतुर्थ लगाया गया है, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ। तो आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, बाकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे चौहान वंश के बाकी चैप्टर, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।